नमस्ते दोस्तों, और हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके करियर की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अक्सर हम अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वह सेल्स हो, कोडिंग हो या मार्केटिंग हो, और इसी वजह से हमें प्रमोशन मिलता है और हम मैनेजर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जो कौशल आपको यहाँ तक लाए हैं वे आपको अगले स्तर तक ले जाने के लिए काफी नहीं हैं। प्रबंधन या मैनेजमेंट एक बिल्कुल अलग खेल है। आज हम जिस किताब का विश्लेषण कर रहे हैं वह है हार्वर्ड बिजनेस एसेंशियल्स की प्रभावी प्रबंधन कौशल यानी इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स। यह किताब एक मेंटर की तरह है जो आपको उंगली पकड़कर प्रबंधन की दुनिया में चलना सिखाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक सफल और प्रभावी मैनेजर कैसे बना जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक मैनेजर की भूमिका असल में क्या होती है। जब आप एक व्यक्तिगत योगदानकर्ता होते हैं तो आपकी सफलता आपके अपने काम से मापी जाती है। लेकिन जब आप मैनेजर बनते हैं तो आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों से कितना बेहतर काम करवा सकते हैं। यह बदलाव मानसिक रूप से कठिन हो सकता है। आपको करने वाले से करवाने वाले की भूमिका में आना होता है। इस यात्रा का सबसे पहला कदम है लक्ष्य निर्धारण या गोल सेटिंग। किताब कहती है कि बिना लक्ष्य के काम करना बिना नक्शे के यात्रा करने जैसा है। लेकिन लक्ष्य कैसे होने चाहिए? लेखक बताते हैं कि लक्ष्य हमेशा संगठन की बड़ी रणनीति से जुड़े होने चाहिए। इसे हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण का मिश्रण कह सकते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के बड़े लक्ष्यों को समझें और फिर उन्हें अपनी टीम के लिए छोटे प्राप्त करने योग्य कार्यों में तोड़ दें। एक प्रभावी लक्ष्य के कुछ लक्षण होते हैं। वह स्पष्ट होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, उसे प्राप्त करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए लेकिन असंभव नहीं। अगर लक्ष्य बहुत आसान होगा तो टीम बोर हो जाएगी और अगर असंभव होगा तो वे निराश हो जाएंगे। और हाँ, जब लक्ष्य पूरा हो जाए तो जश्न मनाना न भूलें। अब मान लीजिए आपने लक्ष्य तय कर लिए, लेकिन उन्हें पूरा कौन करेगा? यहीं पर आता है प्रबंधन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू, भर्ती या हायरिंग। गलत व्यक्ति को काम पर रखना एक मैनेजर की सबसे महंगी गलतियों में से एक हो सकता है। किताब में एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि मुझे एक सेल्स पर्सन चाहिए। आपको यह परिभाषित करना होगा कि उस व्यक्ति को किन विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या उसे नए ग्राहक लाने हैं या पुराने ग्राहकों को संभालना है? क्या उसे टीम प्लेयर होना चाहिए या वह अकेले काम करने में बेहतर होना चाहिए? जब आप इंटरव्यू लें तो सिर्फ रटेटाए सवाल न पूछें। व्यवहाराधारित प्रश्न पूछें, जैसे मुझे उस समय के बारे में बताएं जब आपने किसी नाराज ग्राहक को संभाला था। इससे आपको उनके अतीत के व्यवहार का पता चलेगा, जो भविष्य के प्रदर्शन का सबसे अच्छा संकेतक है। और एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, संदर्भ या रेफरेंस चेक करना। सिर्फ उम्मीदवार की बातों पर भरोसा न करें, उनके पुराने नियोक्ताओं से बात करें। यह आपको एक संतुलित दृष्टिकोण देगा। दोस्तों, अच्छे लोगों को काम पर रखना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चुनौती है उन्हें रोक कर रखना या रिटेंशन।
आज के दौर में जब प्रतिभाओं के लिए युद्ध छिड़ा हुआ है, आप अपने स्टार परफॉर्मर्स को कैसे अपने साथ बनाए रखेंगे? पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। शोध बताते हैं कि लोग कंपनियों को नहीं छोड़ते, वे बुरे मैनेजर्स को छोड़ते हैं। अगर आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग सम्मानित महसूस करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि वे कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो वे आपके साथ रहेंगे। कार्य और जीवन का संतुलन, जिसे हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, आज के युवाओं के लिए बहुत मायने रखता है। एक अच्छे मैनेजर के रूप में आपको अपनी टीम के व्यक्तिगत जीवन का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी को डॉक्टर के पास जाना है या बच्चों के स्कूल जाना है, तो लचीलापन दिखाएं। यह छोटी छोटी चीजें वफादारी बनाती हैं। अब आते हैं उस कौशल पर जिससे ज्यादातर नए मैनेजर्स डरते हैं, डेलीगेशन या काम सौंपना। बहुत से मैनेजर्स को लगता है, अगर मुझे यह काम सही चाहिए तो मुझे इसे खुद ही करना होगा। यह सोच आपको जलाकर राख कर देगी, यानी बर्नआउट की तरफ ले जाएगी। डेलीगेशन का मतलब सिर्फ काम से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि अपनी टीम को सशक्त बनाना है। जब आप किसी को कोई काम सौंपते हैं, तो आप उसे यह संदेश दे रहे होते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन डेलीगेशन सही तरीके से कैसे करें? सबसे पहले सही व्यक्ति को सही काम सौंपें। फिर स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या परिणाम चाहते हैं, लेकिन यह न बताएं कि उसे वह काम कैसे करना है। उन्हें अपना तरीका खोजने दें। हाँ, बीच बीच में चेक जरूर करें, लेकिन माइक्रो मैनेज न करें, यानी हर छोटी बात पर टोकाटाकी न करें। याद रखें, जब आप काम सौंपते हैं, तो आप अपनी टीम के कौशल को विकसित कर रहे होते हैं और खुद को अधिक रणनीतिक कार्यों के लिए मुक्त कर रहे होते हैं। समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट एक और बड़ी चुनौती है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद आपने कुछ खास हासिल नहीं किया? यह इसलिए है क्योंकि हम अक्सर जरूरी और महत्वपूर्ण के बीच का अंतर नहीं समझते। जरूरी काम वे हैं जो चिल्लाते हैं, जैसे बजता हुआ फोन या कोई अचानक आई ईमेल। महत्वपूर्ण काम वे हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान देते हैं, जैसे रणनीतिक योजना बनाना या टीम को कोचिंग देना। किताब सलाह देती है कि अपने समय का एक ऑडिट करें। देखें कि आपका समय कहाँ जा रहा है। क्या आप उन मीटिंग्स में बैठे हैं जहां आपकी जरूरत नहीं है? क्या आप उन कामों को कर रहे हैं जिन्हें डेलीगेट किया जा सकता था? अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाकर करें और उन पर पहले ध्यान दें। ना कहना सीखें। हर अनुरोध को स्वीकार करना एक अच्छे मैनेजर की निशानी नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करना है। अब बात करते हैं टीम प्रबंधन की। एक समूह और एक टीम में अंतर होता है। एक समूह सिर्फ लोगों का एक संग्रह है, जबकि एक टीम एक साझा लक्ष्य के लिए काम करती है। एक प्रभावी टीम बनाने के लिए आपको विविधता की आवश्यकता है, अलग अलग कौशल और दृष्टिकोण वाले लोग जो एक दूसरे के पूरक हों। लेकिन टीम हमेशा सुचारू रूप से नहीं चलती। संघर्ष होंगे। एक लीडर के रूप में आपका काम संघर्ष को दबाना नहीं है, बल्कि उसे रचनात्मक दिशा देना है। जब टीम के सदस्य विचारों पर बहस करते हैं, तो अक्सर बेहतर समाधान निकलकर आते हैं। लेकिन जब बहस व्यक्तिगत हो जाए, तो आपको हस्तक्षेप करना होगा। टीम के सदस्यों को यह महसूस होना चाहिए कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और उनका योगदान मायने रखता है।
एक मैनेजर का सबसे महत्वपूर्ण काम है फीडबैक देना और कोचिंग करना। प्रदर्शन मूल्यांकन साल में एक बार होने वाली घटना नहीं होनी चाहिए। यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से बताएं कि वे क्या अच्छा कर रहे हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है। फीडबैक हमेशा विशिष्ट होना चाहिए। यह कहने के बजाय कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, यह कहें कि तुम्हारी पिछली रिपोर्ट में डेटा का विश्लेषण और गहरा हो सकता था। कोचिंग का मतलब है सवाल पूछना, न कि सिर्फ जवाब देना। अपने कर्मचारी से पूछें, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस स्थिति को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते थे? इससे वे खुद समाधान ढूंढना सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब कोई कर्मचारी सुधार नहीं दिखाता। समस्यात्मक कर्मचारियों को संभालना किसी भी मैनेजर के लिए सबसे कठिन काम होता है। क्या यह क्षमता की कमी है या इच्छाशक्ति की? अगर यह क्षमता की कमी है तो प्रशिक्षण मदद कर सकता है। लेकिन अगर यह इच्छाशक्ति की कमी है या रवैये की समस्या है तो आपको सख्त निर्णय लेने होंगे। कभी कभी फायरिंग या नौकरी से निकालना ही एकमात्र विकल्प बचता है। यह अंतिम उपाय होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति टीम के मनोबल को गिरा रहा है और बार बार चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं कर रहा है तो उसे जाने देना ही टीम और संगठन के हित में है। यह काम गरिमा और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। अब हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जो अक्सर अनचाहा मेहमान होता है, संकट प्रबंधन या क्राइसिस मैनेजमेंट। संकट कभी बताकर नहीं आते, चाहे वह कोई प्राकृतिक आपदा हो, कोई पीआर स्कैंडल हो या कोई महत्वपूर्ण उत्पाद विफलता हो। एक प्रभावी मैनेजर वह है जो संकट के समय भी शांत रहे। सबसे पहले स्थिति को नियंत्रित करें। अफवाहों को रोकने के लिए संचार के चैनल खुले रखें। अपनी टीम और हितधारकों को बताएं कि क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं। जिम्मेदारी लें, दोष न मढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण, जब संकट टल जाए तो उससे सीखें। एक पोस्टमार्टम विश्लेषण करें ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचा जा सके या उनका बेहतर सामना किया जा सके। प्रबंधन सिर्फ वर्तमान को संभालने के बारे में नहीं है, यह भविष्य को आकार देने के बारे में भी है। यहीं पर करियर विकास आता है, आपका और आपकी टीम का। आपको अपनी टीम के सदस्यों को उनके करियर पथ को देखने में मदद करनी चाहिए। उन्हें मेंटरशिप प्रदान करें, लेकिन अपने खुद के विकास को न भूलें। एक अच्छा मैनेजर हमेशा सीखता रहता है। नेटवर्किंग करें, नई चीजें पढ़ें और अपने उद्योग के रुझानों के साथ अपडेट रहें। याद रखें, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। अब चलिए थोड़ा नेतृत्व या लीडरशिप पर चर्चा करते हैं। क्या मैनेजर और लीडर एक ही हैं? जरूरी नहीं। प्रबंधन जटिलता से निपटने के बारे में है, जबकि नेतृत्व बदलाव लाने के बारे में है। एक लीडर के पास एक विजन होता है और वह दूसरों को उस विजन के पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है। आपको पद के बिना भी नेतृत्व करना आना चाहिए। प्रभाव, अनुनय और बातचीत के कौशल विकसित करें। एक अच्छा लीडर वह है जो अपनी टीम की सेवा करता है, जो बाधाओं को हटाता है ताकि उनकी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिससे बहुत से नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स डरते हैं, वित्त और बजट। लेकिन किताब हमें बताती है कि यह रॉकेट साइंस नहीं है। बजट बस एक योजना है जिसे संख्याओं में व्यक्त किया गया है।
यह आपको बताता है कि आपके पास कितने संसाधन हैं और आप उन्हें कैसे खर्च करने की योजना बना रहे हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका विभाग पूरी कंपनी की तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है। आपको 3 मुख्य वित्तीय विवरणों या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना चाहिए: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। घबराइए नहीं, मैं इन्हें बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। बैलेंस शीट एक विशेष समय पर कंपनी की वित्तीय स्थिति का एक स्नैपशॉट है, जैसे कि 31 मार्च को कंपनी के पास क्या है, एसेट्स, और उसे क्या चुकाना है, लायबिलिटी। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक वीडियो की तरह है जो बताता है कि एक अवधि के दौरान, जैसे एक साल में, कंपनी ने कितना कमाया और कितना खर्च किया, और अंत में मुनाफा हुआ या नुकसान। और तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बताता है कि वास्तव में नकद पैसा कहां से आया और कहां गया। याद रखें, लाभ और नकद कैश एक ही चीज नहीं है। एक कंपनी कागज पर मुनाफा दिखा सकती है, लेकिन उसके पास बिल चुकाने के लिए नकदी की कमी हो सकती है। एक मैनेजर के रूप में आपको ब्रेक इवन विश्लेषण भी आना चाहिए। यह वह बिंदु है जहां आपकी कुल लागत आपके कुल राजस्व के बराबर होती है, यानी न मुनाफा न नुकसान। इससे आपको यह जानने में मदद मिलती है कि मुनाफा कमाने के लिए आपको कितनी यूनिट्स बेचनी होंगी। यह निर्णय लेने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) को समझना भी जरूरी है। अगर आप कंपनी का पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, तो यह कितना वापस लाएगा? क्या यह पैसा बैंक में रखने से बेहतर है? इन सवालों के जवाब आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगे। अंत में, रणनीति या स्ट्रैटेजी। रणनीति का मतलब है यह तय करना कि आप क्या करेंगे, और शायद उससे भी महत्वपूर्ण, आप क्या नहीं करेंगे। यह आपके प्रतिस्पर्धियों से अलग होने और ग्राहकों के लिए मूल्य पैदा करने के बारे में है। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें और बाजार के अवसरों और खतरों पर नजर रखें। एक अच्छी रणनीति वह है जो स्पष्ट हो और जिसे संगठन का हर व्यक्ति समझ सके और निष्पादित कर सके। तो दोस्तों, यह था हार्वर्ड बिजनेस एसेंशियल्स की मैनेजर्स टूलकिट का एक विस्तृत सारांश। हमने देखा कि प्रबंधन सिर्फ हुक्म चलाना नहीं है, यह लोगों को समझने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने का एक कला और विज्ञान है। चाहे आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हों, किसी को काम पर रख रहे हों, किसी कठिन बातचीत को संभाल रहे हों, या बजट बना रहे हों, याद रखें कि केंद्र में हमेशा लोग होते हैं। तकनीकें और उपकरण मदद कर सकते हैं, लेकिन अंततः यह मानवीय संबंध और विश्वास ही है जो एक टीम को महान बनाता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट से आपको कुछ व्यावहारिक नुस्खे मिले होंगे, जिन्हें आप अपने कार्यस्थल पर तुरंत लागू कर सकते हैं। प्रबंधन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। आप हर दिन नई चुनौतियों का सामना करेंगे और हर दिन कुछ नया सीखेंगे। गलतियां करने से न डरें, बस उनसे सीखना सुनिश्चित करें। एक डायरी रखें, अपने अनुभवों को नोट करें और खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो कृपया इसे अपने सहकर्मियों और दोस्तों के साथ साझा करें। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें बेहतर बनने में मदद करता है। अगले एपिसोड में हम एक और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए
सीखते रहें, बढ़ते रहें और एक प्रभावी लीडर बनने की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।